देखते हैं इसमें। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है और काइनेमेटिक्स का क्या मीनिंग है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें जो है मोशन जो है हमारा, ये क्या होता है? मोशन इज अ combined property of object, combined property of object under study and the observer, under study and the observer, and the observer। एक पॉइंट ये है इसके लिए। दूसरा पॉइंट है कि नथिंग इज in absolute rest or in absolute motion. Next point is nothing is in nothing is in absolute rest, absolute rest or in absolute motion, or in absolute motion। इस दोनों लाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा छिपा हुआ है। मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टडी एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे और ऑब्जर्वर पे जो है ये डिपेंडेंट चीज होगा। दूसरा बात ये है ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी, यहाँ छूट गया, ऑब्जेक्ट अंडर अंडर स्टडी एंड ऑब्जर्वर। यानी जिस ऑब्जेक्ट की हम इमोशन क्या है, कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं और ऑब्जर्वर का भी स्टडी करना होता है। यानी ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जर्वर वो होता है जो उस चीज को देखता है, वो ऑब्जर्वर हो गया। नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। कोई भी चीज जो है ना तो एब्सोल्यूट मतलब कि रुका हुआ है और न ही कोई चीज एब्सोल्यूट मोशन में ही है। इसका क्या मतलब है? कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है या ना तो एब्सोल्यूट मोशन में है। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लिया जाए कि एक ट्रेन में एक आदमी है, सपोज करो कि एक ट्रेन है और इस ट्रेन में यहाँ पे मान लिया हमने बैग रख दिया, ये जो है कि कोई ह्यूमन है। ये मान लिया कि ये ट्रेन है, क्या ये बैग है ये? तो क्या होगा कि ट्रेन में बैठा हुआ आदमी इसको देखेगा कि इसके रेस्पेक्ट में ये जो बैग है, ये माइन के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। लेकिन जो इंसान बाहर बैठा हुआ है, यहाँ पे बाहर है, वो तो देखेगा इसके रेस्पेक्ट में बैग में मोशन है, ये भी मोशन है। तो यानी यही ऑब्जेक्ट है बैग, जो कि इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। बट द सेम थिंग with the respect of observer sitting on the platform sees that this bag is in motion। तो इसीलिए कि कोई भी चीज कहा जाता है कि ना तो वो अकेली बिल्कुल रुका हुआ है और ना ही बिल्कुल वो मोशन में है। ये सब चीजें क्या है, रिलेटिव चीजें, मतलब एक दूसरे के रिलेटिव में है, फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पे, और दूसरा जो है कि ये ऑब्जर्वर जो है कहाँ से देख रहा है उस ऑब्जेक्ट को, इस बात पे डिपेंड करेगा। इसीलिए कोई भी चीज न तो प्योरली रुका हुआ है और न ही प्योरली मोशन में है। ये सब डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब उसको किसी भी चीज को हमको
एनालिसिस करने के लिए कि वो रुका हुआ है कि नहीं रुका हुआ है, कि मोशन में है कि नहीं है, इन सब के लिए मुझे एक रेफरेंस फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। विदाउट रेफरेंस फ्रेम वी कैन नॉट से about any object whether it is in motion or not in motion. Suppose if an object is motion with respect to some reference of frame, it may be in rest with respect to some other frame of reference. जैसे कि ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन से देखेंगे तो यही रेस्ट में है, लेकिन बाहर से देखेंगे तो यही मोशन में है। तो अब जो है इसको डिफाइन करने के लिए कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, इसके लिए जो है हम क्या करते हैं कि रेफरेंस फ्रेम का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले जैसे कि ये मान लिया जाए कि हमारे पास ये 3 एक्सेस है, दिस इज एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस है। इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स मींस एक्स वाई एंड जेड of the particle remain unchanged as time passes, मान लो कि जब टाइम पास हो तो इसका जो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है पार्टिकल का, जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, जो जेड एक्सिस से डिस्टेंस है, वो चेंज नहीं हो। मीन्स है इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट का 3 कोऑर्डिनेट होगा, एक्स का वैल्यू मान लो 2 है, वाई का मान लो 3 है और z का मान लो 4 है। ये 3 कोऑर्डिनेट है इसके, एक्स वाई एंड z, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं remains unchanged as time passes, we say that particle is at rest with respect to this frame if this coordinate means 2 3 4 ये does not change with time, does not change with time, then the point or objects point P is in rest। यानी कि जैसे टाइम गुजरता है और इसका जो पोजीशन है P का या कोऑर्डिनेट जो P का है 2 3 4, ये 2 3 4 ही रहता है, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। ये रेस्ट का डिफिनेशन हुआ। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक, बट इफ एनी वन कोऑर्डिनेट, any one coordinate or more than one coordinate, more than one coordinate changes with time, the object is called in motion। तब इसको ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन मोशन। ये एक्चुअल डिफिनेशन है मोशन एंड रेस्ट का। पहला डेफिनेशन ये है कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट ना तो रेस्ट में है ना ही मोशन में है। जैसे मान लो कि अभी तुम बैठे हो कहीं पे तो लग रहा होगा कि हम रेस्ट में है, यहाँ पे नहीं है रेस्ट में। अगर किसी और सन प्लेनेट के रेस्पेक्ट में देखें तो हम मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए हम रेस्ट में नहीं है। लग तो रहा है कि बैठे हुए हैं, तो किसी टेबल के रेस्पेक्ट में, चेयर के रेस्पेक्ट में है, रेस्ट में है, लेकिन किसी दूसरे प्लेनेट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हम मोशन में। इसीलिए कुछ भी चीज जो है ना तो वो कंप्लीटली रेस्ट में है ना ही कंप्लीटली मोशन में है, तो एक आखिर डिफाइन करे कैसे इसको। तो 9th 10th में ये सब डेफिनेशन पढ़े हो, किसी पोल के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज ना करे तो हम उसको कहेंगे कि रेस्ट में है, और अगर चेंज कर जाए तो हम कहेंगे कि मोशन में है। उसी को यहाँ थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया गया, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर टाइम के साथ चेंज नहीं करता है देन दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन रेस्ट। इफ इस पॉइंट का
कोई एक ही कोऑर्डिनेट चेंज कर जाए, एक्स चेंज कर जाए या कोई वाई चेंज कर जाए या जेड चेंज कर जाए टाइम के साथ, सिर्फ जेड ही चेंज हो सकता है। सिर्फ जेड भी चेंज होने का क्या मतलब है कि वो जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है। सिर्फ जेड चेंज होने का मतलब है कि ओनली जेड एक्सिस की तरफ टाइम के साथ जा रहा है। कोई कहे कि नहीं हम तो सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ चेंज कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। कोई सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ भी जा सकता है। कोई कहे कि नहीं हम वाई एक्सिस के साथ जा रहे हैं, वो वाई एक्सिस के साथ भी जा सकता है ऐसे। तो ये भी क्या है, इसके पोजीशन में किसी एक कोऑर्डिनेट में चेंज हो या दोनों में हो जाए या तीनों में हो जाए टाइम के साथ, तो हम कहेंगे द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। इफ नॉट चेंजिंग देन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। दिस इज द क्लियर कट डिफिनेशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन। ये डेफिनेशन है रेस्ट एंड मोशन का। जब हम रेस्ट एंड मोशन समझ लिए, रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये सारा जो भी हैपनिंग होना है वो सारा विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम ही होना है। अगर रेफरेंस फ्रेम नहीं है कोई भी चीज, तो हम जो है उस मोशन को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एक पार्टिकल हो सकता है किसी एक रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में मोशन में हो, बट दूसरे के रेस्पेक्ट में हो सकता है कि वो रेस्ट में हो। दैट इज वाई इफ वी नीड फर्स्ट रेफरेंस रेफरेंस सो दैट कि वी कैन डिफाइन रेस्ट और मोशन। तो इसके लिए हमको रेफरेंस लाइन चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज जो हम चीज सीखेंगे बेसिकली एक तो वही है रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, देन एवरेज स्पीड, देन इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आज इतने चीज हम सीखेंगे और इस पर कुछ एग्जाम्पल के साथ भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो डिफिनेशन है उसको देखते हैं ये क्या है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन आप बचपन से भी पढ़ते आए हो, डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो इसको समझने के लिए लेकिन अब हमारा जो भी चीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस ऑफ फ्रेम होगा। जब भी हम कुछ बात करेंगे, ये अब इसमें जो भी चीज हम पढ़ेंगे वो सारा विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस ऑफ फ्रेम होगा। मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है एंड ये जेड है। सपोज करो कि कोई पार्टिकल यहाँ पे ए पॉइंट पे है और ये टाइम जो है t1 टाइम पे ये ए पोजीशन पे है। इसका जो है यहाँ से ये ए पोजीशन t1 टाइम पे है। फिर टाइम जैसे ही गुजरा थोड़ा t2 टाइम पे चला गया, यानी ए पोजीशन है एट टाइम t1। t1 कोई टाइम ले लिया और बी पे जब ये पहुंचा तो ये बी इसका जो है पोजीशन है एट टाइम t2। t2 टाइम पे इसका पोजीशन जो है क्या है, बी है। अब ये क्या किया कि मान लो बी से जो है, तो यहाँ से जो अब बी से मान लो कि इसने क्या किया कि ऐसे घूमते फिरते जो है कि ये फिर जो है ए पे आ गया, है ना। इस तरीके से इसने किया कि ए से चला, कहाँ चला, बी पे, और बी से फिर क्या किया कि ये घूमते घूमते जो है फिर जो है ए पे आ गया। तो अब इसमें जो है और ये घूम रिटर्न हो करके यहाँ तक आ गया। ए से बी तक जाने में जो टाइम लगेगा, टाइम लैप्स्ड बिटवीन ए एंड बी विल बी t2 माइनस t। यानी ए से बी तक जाने का हम अभी टाइम की बात कर रहे हैं, तो t2 माइनस t1 लगा। फिर बी से घूम करके यहाँ आ गया। तो अब जब यहाँ पहुंच गया तो अब टाइम यहाँ से यहाँ तक भी जाने में कुछ लगा होगा ऐसे आने में। तो ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस
ट्रेवल्ड एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन जो जितना टाइम लगेगा, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का यही डिफिनेशन कि आपका टोटल टाइम जो लगा, सॉरी टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किए, और उस टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टोटल टाइम लगा है, उसी को क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस है, स्पीड है। तो ये स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम। अब इसमें क्या है कि टोटल डिस्टेंस जो होगा हमारा और टोटल टाइम बस दो ही चाहिए, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, डिस्टेंस बाय सेकेंड। अब ये हमारा क्या डिफिनेशन हुआ, एवरेज स्पीड का होता है। अब अगर इसी में अगर हमारा यहाँ से ये चला पार्टिकल, ऐसे गया, ऐसे घूम के यहाँ आ गया, अब अगर इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखा जाए तो इसका एक ही है, यहाँ से चल के बी गया, बी से इस पाथ को होता हुआ फिर घूम करके ए पे आ गया। तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट हमारा जो है सेम है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है, ये क्या होता है कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलना है और इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो है, तो यहाँ इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे 0 है, लेकिन डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये जितना लेंथ होगा ये पाथ का वो लेंथ कहलाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मान लो ए से बी तक चला और फिर बी से ये सी तक आ गया मान लो, तो ये इनिशियल से फाइनल पॉइंट मिलाने वाला यही वाला इसका एसी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये ए से गया है बी पे, बी से फिर आ गया है सी पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, एसी होगा सिर्फ। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी, इज वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी एंड फॉलो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इस कंडीशन में देखो, अगर हम कहें कि एसी का वैल्यू बताओ क्या होगा वेक्टरली, तो कहोगे ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, दिस विल बी द, ये ऐसे चला ए बी फिर बी सी, तो ये ए सी की, तो ये वेक्टर रूल हुआ। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हैज ए particular direction, the magnitude of displacement is the length of the straight line joining the initial to final position। यानी इनिशियल ये जो लेंथ मैग्नीट्यूड जो होगा, ये इनिशियल और फाइनल, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा यही जो है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा फ्रॉम ए टू सी। अगर ये 2 मीटर है मान लो ए टू सी, तो ये 2 मीटर ही इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। और डिस्टेंस अगर कहा जाए तो डिस्टेंस सिंपली ये है, ये मान लो 3 होता, ये मान लो 4 होता, ये मान लो कि 5 हो जाता फॉर एग्जाम्पल, तो कह देते कि डिस्टेंस जो है 3 + 4 + 5 यानी कि 9 और 5 हो जाए, 3 + 4 7 और 5 जो है ये 12 हो जाता, 12 मीटर जो है डिस्टेंस होता। अगर ये रहता हमारा 3 मीटर और ये रहता 4 मीटर, और मान लो कि ये रहता, सपोज करो कि ये हमारा रहता 6 मीटर मान लो ऐसे, तो इस केस में डिस्टेंस जो होता, डिस्टेंस जो होता वो हो जाता 7 और 16, 7 और 6 13 हो जाता, 13 मीटर हो जाता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहते तो यही वाला होता 6 मीटर होता। डिस्प्लेसमेंट जो होता का मैग्नीट्यूड जो होता ये हमारा हो जाता 6 मीटर हो जाता ओनली।
तो ये डिफरेंस है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। ये पाथ कैसा लिए हैं इस पे डिपेंड नहीं करता है, यानी डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, नॉट ऑन पाथ, नॉट ऑन पाथ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। अब इसको यूज करते हुए हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, दोनों में फर्क समझने के लिए। फिर हम आते हैं आगे एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड पे, जो इससे पहले हमने जो लेक्चर लिए थे जिसमें मैथमेटिक्स से डिफरेंशियल एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स जो है, उसका यूज हमें पड़ेगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, वो भी यूज पड़ेगा। इसका जो है कि हमने लेक्चर ऑलरेडी आपको इस पर लेक्चर ऑलरेडी हम ले चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। तो उसका यूज हमको पड़ेगा एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अभी हम एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन देते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बन जाएगा सबसे। देखिए, एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, आप इसको देखिए। कह रहा है एन ओल्ड पर्सन moves on a semi-circular track of radius 40 meter during a morning walk। यानी कि एक ट्रैक है, ये इस तरह से सेमी सर्कुलर है, ट्रैक बना हुआ है ये वाला। इसका जो रेडियस है वो दे रखा है 40 मीटर। ये 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 रेडियस है 40 मीटर एंड ये रेडियस है 40 मीटर। यहाँ भी रेडियस यही है 40 मीटर। ये रेडियस दे रखा है 40 मीटर। कह रहा है कि ओल्ड पर्सन है, यहाँ से स्टार्ट किया और ये यहाँ से स्टार्ट करते थे, पोजीशन ए से स्टार्ट किए ये मॉर्निंग वॉकिंग। इफ ये स्टार्ट एट वन एंड ऑफ द ट्रैक एंड रीचेज एट द अदर एंड, एक एंड से स्टार्ट किया यहाँ से और दूसरे एंड पे ये बी पे आ गए। यहाँ से स्टार्ट करके ट्रैक पे चला है ये, ऐसे होते हुए इस पे बी पे आ गए। इसमें कहता है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। जल्दी से बता दो कितना होगा। सर डिस्प्लेसमेंट 80 और डिस्टेंस 45 80 होता, डिस्टेंस डिस्टेंस 80 होता। डिस्टेंस 80, डिस्टेंस डिस्टेंस जो है, ये जो एक्चुअल पाथ होता है वो उसको डिस्टेंस कहते हैं। यहाँ से ए से बी सर तक 45 डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 सेमी सर्किल, ये वाला हो जाएगा डिस्टेंस, है ना। तो ये हो गया, कट गया इससे। तो अगर 40 पुट कर दोगे तो पाई हो जाएगा, है ना। रेडियस 40 है और डिस्प्लेसमेंट 80 डिस्प्लेसमेंट 80। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी ओनली 80 मीटर। 80 मीटर हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस, तो ये आपका ज़्यादा हो जाएगा। 4 इंटू 3.14 करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये हो गया 12, 120.56 हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट जो है ये हो जाएगा। समझ गए, ये डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड का। तो ये है